हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओली वेटने विजडम। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। कल पीडीएफए एक्सपो है, पंजाब डेयरी फार्मर एसोसिएशन का जो मेला लगता है वो है, और मेरा इरादा है कि मैं उसमें जाऊं। वहाँ के लिए एक कुछ लिटरेचर मैंने बनाया था पैम्फलेट की फॉर्म में, उसी को मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो जो फार्मर्स वहाँ पर मुझसे मिलने वाले हैं, जिनके अपॉइंटमेंट फिक्स हुए हैं, जिन्होंने मुझे कॉल व्हाट्सएप पे बताया कि वो लोग भी आ रहे हैं, तो उनसे तो मैं मिलूंगा ही। बाकी और भी कोई लोग जो ये देखेंगे वीडियो, या जिन्हें ये पैम्फलेट शेयर किया जाएगा, तो क्योंकि लोग पूछते हैं कि इसमें क्या है, ये वो चाहते हैं कि इसे समझाया भी जाए, क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। तो उसके एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो दोस्तों, मॉडर्न एनिमल्स की बेसिकली रिक्वायरमेंट्स इसमें डिस्कस की जाएगी। और अगर हमें रिक्वायरमेंट पता होती है तो फिर हम आगे की चीज़ों को मैनेज करना, न्यूट्रिशन को मैनेज करने की तरफ एक कदम तो बढ़ा ही लेते हैं। अगर हमें यही ना पता चले कि एनिमल को चाहिए क्या, तो हम बैलेंस फीडिंग या न्यूट्रिशन क्या बनाएंगे। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये पैम्फलेट डिज़ाइन किया मैंने। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मैंने मतलब खुद से एक इन हाउस एक्सेल सॉफ्टवेयर भी डेवलप किया है। जो नए मतलब रिसर्चेज हैं, जो नए एनिमल के रिक्वायरमेंट हैं, उसके हिसाब से जो पहले के स्टैंडर्ड्स थे टीडीएन बेस्ड और आईसीआर और एनआरसी बेस्ड, वो बिल्कुल आउटडेटेड हो चुके हैं। क्योंकि पहले सिर्फ 30 लीटर तक के एनिमल्स हुआ करते थे, मतलब 30-40 लीटर तक के एनिमल्स के लिए तो वो न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स पूरी सही बैठती हैं। क्योंकि भाई हम भी कहीं अगर देते हैं तो कहीं पहले क्या होता था कि कुछ जगह काम कर रही हैं चीज़ें, कुछ जगह नहीं कर रही हैं। जब से प्रिसीजन डेयरी न्यूट्रिशन मैंने शुरू किया है इस सॉफ्टवेयर से, 95% सक्सेस रेट, अगर आप मुझे इंफॉर्मेशन देते हैं अपने फार्म की, हर एक बात बताते हैं, अपना रजिस्टर शेयर करते हैं, तो मैं इस बात को श्योर करता हूँ कि आप 90 to 95% आप इम्प्रूवमेंट अपने यहाँ देख सकते हैं। तो उसी श्योरिटी के साथ ये मैंने मतलब डिज़ाइन किया, बनाया। ये आपको तो एक पेज लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत मतलब सालों की मेहनत है, जिसे आपके साथ में मतलब बिल्कुल फ्री में शेयर कर रहा हूँ। तो ये मैं पैम्फलेट डिस्ट्रीब्यूट करूँगा, क्योंकि कुछ ही प्रिंट कराए हैं। जो फार्मर मिल जाएंगे उन्हें दे दूंगा। बाकी पीडीएफ भी अगर किसी को चाहिए होगी तो मैं इसकी शेयर करूँगा, और इसके ऊपर एक आर्टिकल भी वेबसाइट पे इंशाल्लाह कोशिश करूंगा लिखने की। वीडियो तो ये है ही। तो मॉडर्न डेयरी काउस जो हैं, जिन्हें सेलेक्ट किया है गया है हाई मिल्क प्रोडक्शन के लिए, कैसे मतलब ये पॉसिबल हुआ कि ये एनिमल इतना दूध दे देते हैं। मैं बहुत बड़े क्लेम्स नहीं करता हूँ। चीज़ें मतलब अपने आप ही बदल रही हैं, साइंस इतनी तेज़ी से और आजकल के टेक्नोलॉजी इतनी तेज़ी से काम कर रही है कि बहुत तेज़ी से बदलाव आ रहे हैं। तो ये जो इतना दूध देता है एनिमल, ये किस वजह से पॉसिबल होता है। उसके थन बहुत बड़े हैं क्या, इस वजह से पॉसिबल होता है? या उसका बॉडी का साइज बहुत बड़ा है, पहले 400 साढ़े 400 किलो के एनिमल्स होते थे, आज 600 साढ़े 600 किलो के नॉर्मल एनिमल हैं। और फीड इनटेक उनका बढ़ गया है, क्या ये वजह है? या फिर उनका र्यूमन का साइज बड़ा हो गया है, ये वजह है? तो जाहिर सी बात है कि हर चीज ही मैटर करती है। जो नई गाय हैं, नई ब्रीड की, नई नस्ल की गाय, एक्सोटिक काउज हैं, एचएफ काउज हैं, इनके अंदर ये सारे पैरामीटर्स चेंज हुए हैं, जो हमें बताते हैं कि भाई इसमें अब दूध बनाने की, मिल्क प्रोडक्शन की कैपेसिटी पहले से ज्यादा है। लेकिन एक चीज जिसे लोग हमेशा इग्नोर करते रहे, और 95% लोग शायद उसके बारे में जानते भी ना हो, वो है न्यूट्रिशन पार्टीशनिंग। न्यूट्रिशन पार्टीशनिंग का मतलब है कि बॉडी प्रायोरिटी बेसिस पे न्यूट्रिशन को मिल्क प्रोडक्शन की तरफ डाइवर्ट करती है। इम्यून सिस्टम और फर्टिलिटी को तभी मतलब हिस्सा शेयर मिल पाता है न्यूट्रिएंट्स का, जब वो मिल्क प्रोडक्शन से बचता है। अगर एनिमल नेगेटिव बैलेंस में है न्यूट्रिएंट्स के, नेगेटिव एनर्जी बैलेंस तो हम पढ़ते ही हैं, लेकिन किसी भी न्यूट्रिएंट्स के अगर नेगेटिव बैलेंस में है, तो सबसे बुरा असर जो पड़ता है वो इम्यून सिस्टम पे पड़ता है। एनिमल बीमार रहने लगता है, और आम इन्फेक्शन जिनसे आम हालात में प्रॉब्लम नहीं आती, वो भी बीमारी बन जाते हैं। इसी तरीके से फर्टिलिटी भी डाउन होती है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए ट्रांजिशन फीडिंग की रिक्वायरमेंट्स हम डिसाइड करते हैं।
तो ट्रांजिशन पीरियड बेसिकली सिर्फ डाइटरी एडजस्टमेंट का फेज नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि हम मतलब फीड में थोड़े बहुत चेंजेस कर दें और कहें कि ये ट्रांजिशन पीरियड हो गया। बेसिकली बॉडी अपने आप ही चेंज हो रही होती है और वो प्रायोरिटाइज करती है एंडोक्राइन सिग्नलिंग, मतलब जो बॉडी के हार्मोन सिस्टम है उनमें बदलाव आते हैं ताकि बॉडी को मिल्क प्रोडक्शन के लिए तैयार किया जा सके। अब जैसे कि बताया कि जो जेनेटिक मतलब मेकअप है इन नई गायों का, जो तेजी से बदल रही हैं, जिनका मिल्क प्रोडक्शन पोटेंशियल बढ़ रहा है, इनके अंदर ये चीज़ हार्मोनल चेंज जो है ये खास तौर से गहन होता है, बहुत इंटेंसिव होता है। हेपेटिक फ्लक्स कैपेसिटी बनती है, मतलब जो उसका लीवर है उसकी काम करने की क्षमता बनती है, उसे ग्लूकोज बना के देना है बॉडी के लिए, जिससे दूध भी बढ़ेगा और बॉडी को भी एनर्जी मिलेगी। दूसरा होता है र्यूमन फर्मेंटेशन स्टेबिलिटी। र्यूमन भी अपने आप को चेंज करता है ज़्यादा एनर्जी का फीड को पचाने के लिए और न्यूट्रिएंट सप्लाई के लिए। साथ साथ कैल्शियम और एनर्जी का होम्योस्टेसिस बनता है। ट्रांजिशन पीरियड में हम सिर्फ यही मानते हैं कि निगेटिव डाइट दे दो, उससे कैल्शियम मोबिलाइज हो जाएगा, मिल्क फीवर नहीं होगा। और वो तो है भी, क्योंकि मिल्क फीवर गेटवे डिजीज कहलाती है कि अगर मिल्क फीवर हो गया तो फिर सब बीमारियां होने लगती हैं, और मिल्क फीवर को रोक लिया तो बहुत सी बीमारियां फिर रुक जाती हैं। लेकिन जो ज़्यादातर फील्ड फेलियर्स देखने को मिलते हैं हमें, वो फीडिंग स्ट्रेटजी की में जो हमने फॉर्मूला दिया उसके फेल की वजह से नहीं होता है कि उसमें कोई कमी थी इस वजह से काम नहीं बना। प्रॉब्लम इस वजह से आती है कि जो बायोलॉजिकल सिस्टम है वो केपेबल नहीं होता है, जो चेंज हम चाह रहे हैं, जिस चेंज को हम इम्पोज करना चाह रहे हैं एनिमल के ऊपर, एनिमल का बायोलॉजिकल सिस्टम उसके लिए तैयार है या नहीं है। ठीक है, तो ये मोटी सी बात है, उम्मीद है समझ में आई होगी कि हम तो चेंज कर रहे हैं, हमने तो फीड चेंज कर दिया, हमारे नंबर वगैरह हमारी कैलकुलेशन सब सही है, लेकिन एनिमल का जो बायोलॉजिकल सिस्टम है वो भी उसे एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है ना। और अगर नहीं कर रहा है तो उसे हमें कराना होता है। इसी वजह से फार्म टू फार्म फॉर्मुलेशन, फार्म टू फार्म एडवाइस चेंज होती रहती है। एक चीज को आप हर फार्म पे मतलब ब्लैंकेट एडवाइस की तरह यूज नहीं कर सकते कि अच्छा इस फार्म में ये चल रहा था तो हम इसमें भी ये कर। प्री पार्टम पर्टिकुलरली जो आखिरी के 3 हफ्ते होते हैं, काउज मेटाबॉलिकली अपने आप को प्राइम करती हैं, क्योंकि उनकी लैक्टेशन पीरियड, उनका मिल्क प्रोडक्शन शुरू होने वाला होता है। प्रोलैक्टिन, कोर्टिसोल, एस्ट्रोजन ये बढ़ते हैं, ये हार्मोन्स हैं जो कि दूध को बढ़ाने के लिए और बॉडी को तैयार करने के लिए, दूध मिलाने के लिए इन हार्मोन्स का बढ़ना जरूरी है। साथ साथ इंसुलिन की स्पाइक्स भी बढ़ते हैं और इंसुलिन की सेंसिटिविटी कम हो जाती है मसल्स के लिए और टिश्यूज के लिए। ठीक है, और वो बॉडी ये करने लगती है कि ग्लूकोज मतलब इंसुलिन को दूसरे टिश्यू में ग्लूकोज को दूसरे टिश्यू में इस्तेमाल ना करवा के दूध की तरफ उनका उसे डाइवर्ट कर दे। तो इसी के चलते हिपैटिक ग्लूकोनियोजेनिक पाथवे, मतलब जो लीवर के अंदर ग्लूकोज बन रहा है जिस तरीके से बन रहा है, उस सिस्टम को बढ़ावा दिया जाता है, उस सिस्टम को बढ़ावा मिलता है और वो अप रेगुलेटेड हो जाता है। लीवर एसेंशियली प्रिपेयर करता है, अपने आप को तैयार करता है ग्लूकोज को एक्सपोर्ट करने के लिए। ग्लूकोज एक्सपोर्ट ऑर्गन लीवर बन जाता है, और जो बॉडी के फैट टिश्यू हैं, जो उसके अंदर फैट जमा हो गया है, वो भी अपने आप को मोबिलाइज करने के लिए रेडी हो जाते हैं। लाइपोलाइसिस वहां पर शुरू हो जाती है। अगर ऐसे में र्यूमन फर्मेंटेशन स्टेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, जिसकी हम जिक्र करते हैं और बार बार बताते हैं, तो किसी भी वजह से हो सकती है। ऑस्मोलर स्ट्रेस हो सकता है, ऑस्मोलैरिटी एक कंसेप्ट है, लोग तो सिर्फ एसिडोसिस और पीएच के बारे में ही जानते हैं, लेकिन नई रिसर्चेस बताती हैं कि र्यूमेन की ऑस्मोलैरिटी पहली मतलब चीज होती है। जो नई रिसर्चेस ये बताती हैं कि र्यूमेन की जो ऑस्मोलैरिटी होती है वो पहला पॉइंट होता है जहाँ से चेंज आना शुरू होता है। अदरवाइज क्या होता है कि फिर पीएच वीएच डी कैट बाद में बिगड़ते हैं, तो वो बिगाड़ देता है एनिमल के सिस्टम को, मतलब कैल्शियम को मोबिलाइज नहीं होने देता। तो फीड इनटेक सप्रेशन होता है एट द टाइम ऑफ कार्बिंग, कार्बिंग के आसपास, और यहीं से एक प्रॉब्लम शुरू होती है, क्योंकि लीवर तो तैयार हो गया ज़्यादा एनर्जी को डाइवर्ट करने के लिए, उसके सारे पाथवे वगैरह जीन वगैरह सब रेडी हैं, लेकिन ह्यूमन से
अनस्टेबिलिटी की वजह से सप्लाई नहीं जा रही है उसके अंदर, लीवर के अंदर, तो फिर हवा को थोड़ी मेटाबोलाइज करेगा लीवर, उसे तो न्यूट्रिएंट चाहिए ना। इसी वजह से ट्रांजिशन मैनेजमेंट अगर फेल होता है तो कीटोसिस, इम्यून सप्रेशन, फर्टिलिटी इंप्रूवमेंट हमें दिखते हैं। तो उस टाइम आपके एनिमल में कोई बीमारी नहीं दिखेगी, लेकिन ये बाद में जो फेलियर होता है जिसमें हम फंस जाते हैं उसकी वजह से हमें देखने को मिलता है। तो ये ट्रांजिशन की पीछे की फिलोसफी साइंस है जो अभी आपको बताई। अब मैं आपको रिक्वायरमेंट्स के बारे में बताता हूँ, जिसका जिक्र पैम्फलेट में भी है और जिसके लिए वीडियो बनाई गई है। ट्रांजिशन पीरियड में हमें जो डीएमआई की रिक्वायरमेंट होती है, ड्राई मैटर इनटेक, तो ड्राई मैटर इनटेक जो होता है 1.6 to 1.8% बॉडी वेट के करीब होता है। तो ये मोटा मोटा 600-650 किलो के एनिमल के लिए 9.5 से 11 किलो ड्राई मैटर एक दिन में वो लेता है और ये सफिशिएंट होता है। नेट एनर्जी लैक्टेशन की डेंसिटी 1.3 to 1.34 मेगाकोलिक पर केजी ड्राई मैटर होती है और ये सफिशिएंट रहती है एनिमल के लिए। तो हम मतलब मक्का वगैरह को, इन सब चीज़ों को इस तरीके से एडजस्ट करते हैं कि ये डेंसिटी हमें मिल जाए। क्रूड प्रोटीन, ये टीएमआर की बात हो रही है। हाँ, ये जो है ये टीएमआर की बात हो रही है, तो हम टीएमआर ही देंगे ना, साइलेज, भूसा, कंसंट्रेट सब मिला के, उसकी रिक्वायरमेंट की बात हो रही है यहाँ। तो क्रूड प्रोटीन 13.5 से 14% टोटल जो एनडीएफ, ईएनडीएफ इफेक्टिव जो न्यूट्रल डिटर्जेंट फाइबर होता है वो 38 से 42% के करीब, क्योंकि अगर इतना नहीं देंगे तो विमिलेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा। इस वजह से अगर हमें साइलेज की वैल्यूज वगैरह पता रहती हैं तो हम बहुत अच्छा एक फीड तैयार कर पाते हैं। इसके अलावा स्टार्च होता है, स्टार्च लगभग 16% तक, 12 से 16% तक, क्योंकि हम एसिडिटी का यहाँ पर रिस्क नहीं ले सकते, एसिडोसिस का रिस्क नहीं ले सकते, तो हम इससे ज़्यादा इसे नहीं बढ़ाते हैं। फिर ह्यूमन ऑस्मोलैरिटी है, ये 300 से कम रखी जाती है। डीकेड -50 से -120 मिली इक्विवेलेंट तक रखा जाता है। अच्छा, इंडियन कंडीशन में ना, मतलब कम डीकेड भी मायने रखता है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा पॉजिटिव डीकेड खिलाते ही नहीं। ये जो किताबों में दिया गया है ना, -150, -200 तक, या -100 भी, यहाँ पे भी मैंने इतना ही लिखा है, तो वो ग्रेजिंग एनिमल्स के हिसाब से दिया जाता है, क्योंकि वहाँ पे एनिमल ग्रेज करते हैं, चाहे वो ट्रांजिशन का एनिमल हो और या फिर उसे स्टॉल फीड में रखा गया हो। क्योंकि जो ग्रेजिंग एनिमल्स होते हैं ना, जो पोटेशियम वगैरह होता है, ये ग्रीन फॉडर में बहुत ज़्यादा होता है, और एनिमल एक दिन में मतलब 40-40 किलो घास चढ़ जाता है। 40-40, 50-50 किलो घास चढ़ जाता है जब चरने की बारी आती है ना। जैसे हमें चने खा रहे हैं अगर बैठे बैठे, तो कितने खा जाएंगे पता ही नहीं। तो इसी तरीके से जब चरता है एनिमल, तो वो वहां पर एग्रेसिव डिकेड करने की जरूरत होती है। यहाँ पे हम अगर और चीजें बैलेंस कर लें और डिकेड कम भी रखें ना, जिस कंसेप्ट पे क्लोरोमेट बनाया गया है ना, वो डिकेड को बहुत मॉडरेट उसमें वो करता है, तो इस वजह से क्लोरोमेट इनटेक को हैम्पर नहीं करता है। और क्लोरोमेट का एक भी केस ऐसा नहीं है जहाँ क्लोरोमेट चलाओ ट्रांजिशन में प्रॉब्लम आई है। क्लोरोमेट का लगभग 99.9% सक्सेस रेट है ट्रांजिशन में। फिर फिर कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम की बात आती है। थ्योरी में तो ये कहा जाता है 0.4 to 0.5% कैल्शियम होना चाहिए, लेकिन ये पॉसिबल ही नहीं है फीड में इतना, क्योंकि जो फीड आप नेचुरली खिलाते हैं उससे ही कैल्शियम आ जाता है। फिर इंग्रेडिएंट वगैरह और डाले जाते हैं, सप्लीमेंट डाले जाते हैं, तो वो भी कैल्शियम के बेस पे ही बनते हैं। तो कुल मिला के कैल्शियम 6.6 to 0.7% भी है तो प्रॉब्लम नहीं है। और वो दिन गए जब ये कहा जाता था कि कैल्शियम कम कर दो तो कैल्शियम निकलेगा। कैल्शियम फीडिंग की वजह से कैल्शियम वहाँ पर होम्योस्टेसिस में दिक्कत नहीं आती है। मिल्क फीवर जो होता है वो पोटेशियम की वजह से आती है ज़्यादा। इस वजह से हमें काउंटरएक्ट पोटेशियम को करना है, मतलब डिकेड में। बहरहाल वो मैं बताऊंगा आपको कभी किसी और वीडियो में। फॉस्फोरस 0.3 to 0.35 और मैग्नीशियम भी इतना ही हमें चाहिए होता है। मैग्नीशियम की बात लोग अक्सर नहीं करते हैं। बॉडी स्कोरिंग काविंग के टाइम में 3 से 3.25 के बीच में होती है। हाई रिस्क फैक्टर ओवर कंडीशनिंग नहीं होनी चाहिए। साइलेज में अगर पोटेशियम ज़्यादा है या ड्राई मैटर इनटेक कम है तो ये थोड़े रिस्क फैक्टर ट्रांजिशन में रहते हैं। कंसंट्रेट फीड इन चीज़ों से बनता है, आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर। मेज व्हीट, सोया डीओसी, मस्टर्ड डीओसी, कॉटन सीड केक, रोमेनिया पायरोसैक्लोरोमेट, पायरोमिन, यही सब चीज़ें इसमें डाली जाती हैं। फॉर्मुलेशन इस वजह से नहीं लिखा है क्योंकि फार्म टू फार्म बदलता है। चीज़ें कहीं कुछ डालनी पड़ती हैं, कहीं कुछ चीज़ें कम ज़्यादा करनी पड़ती हैं। क्योंकि मैं दे भी दूंगा तो आप बिना गाइडेंस के उसे नहीं वो कर पाएंगे, मतलब फॉलो नहीं कर पाएंगे, और
तो यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आप इस्तेमाल ना करते हो, मतलब ये कोई बहुत स्पेशल चीज़ लिखी हुई हो, लेकिन सारा का सारा उसके बैलेंस में मतलब निर्भर करता है। तो ट्रांजिशन जो कंसंट्रेट बनता है उसकी ये वैल्यूज़ हैं, जिसमें ड्राई मैटर लगभग 90%, 89% के करीब होता है, फूड प्रोटीन 20%, आरडीपी यूडीपी का ख्याल रखा जाता है, और एनईएल 1.6 टू 1.7 के करीब होती है, स्टार्च 45% के करीब रहता है, और कैल्शियम 0.6-0.7% के करीब, और कैल्शियम फास्फोरस रेशो मेन रहता है, और डीकेड वैल्यूज जो रहती है -100 टू -140 कंसंट्रेट की। ठीक है, जब ये साइलेज के साथ मिलता है, और साइलेज में क्योंकि पोटेशियम ज़्यादा होता है तो इसकी वैल्यू नीचे आ जाती है। इसी वजह से क्लोरोमेट कम उसमें भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली काम करता है, मतलब कम क्वांटिटी में भी 1.2 केजी पर 100 केजी पड़ता है ये। दोस्तों, डेयरी ऑनलाइन डेयरी फार्मिंग की ट्रेनिंग है मेरे ऐप के ऊपर, ये स्कैनर है, इसे स्कैन करके आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और डेयरी फार्मिंग की पूरी ट्रेनिंग कर सकते हैं। ठीक है, उसके अंदर बहुत वीडियो हैं, छोटे छोटे वीडियोज़ हैं, और हर कंसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश आपको की गई है। बेसिक्स आपके डेयरी फार्मिंग, खासतौर से न्यूट्रिशन से रिलेटेड बहुत अच्छे आप कर सकते हैं, उन्हें समझ सकते हैं। उसके बाद अगर कंसल्टेशन लेते हैं तो काफ़ी आपको फ़ायदा इससे हो सकता है। बस ये ज़रूर है कि एक दिन में, एक हफ्ते में चमत्कार की उम्मीद ना रखें, थोड़ा-सा सब्र के साथ फ़ॉलो करें चीज़ों को, तो बहुत अच्छा आपको अभी से तो बेहतर ही रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। फिर ये ट्रांज़िशन टीएमआर बन जाता है, जब हम जिसमें हम कंसंट्रेट 5 किलो खिलाते हैं एनिमल को, साइलेज जो है वो लगभग 15 किलो के करीब, और व्हीट स्ट्रॉ 2 किलो के करीब खिलाते हैं। कंसंट्रेट ये ऐसा है कि कॉर्न साइलेज को अगर आपने टेस्ट नहीं भी कराया है तब भी ये उसे मैनेज कर लेगा, 5 से 7 किलो तक ये चला जाता है। कुछ लोग 4 किलो में भी मतलब उन्हें रिजल्ट मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर 5 किलो लिखा है, इससे डीएमआई लगभग 1.79% के करीब बॉडी वेट की चली जाती है। और ये जो डीएमआई है इसकी, तो 10 किलो 750 ग्राम के करीब ड्राई मैटर एनिमल ले लेता है। एग्जैक्टली अगर ट्रांजिशन रेंज हम देखें तो 1.6 टू 1.8% बॉडी वेट का एनिमल को लेना चाहिए, तो उसी में ये आ जाता है। इस टीएमआर की खास बात ये होती है कि कैल्शियम मोबिलाइजेशन को अनेबल करता है। अगर आप पीएच वगैरह देखेंगे तो वो भी रेंज में आती है, यूरिन की पीएच। क्रूड प्रोटीन 13.7 के करीब है इसमें, ईथर एक्सट्रैक्ट 3.8 टू 4.3 के करीब होता है। ये एस्टिमेटेड वैल्यूज हैं जो एवरेज ली गई हैं उस हिसाब से। फिर एनईएल है, वो लगभग 1.4 टू 1.44 आती है। क्लोजअप ट्रांजिशन काउस के लिए बिल्कुल परफेक्ट कॉम्बिनेशन होता है। स्टार्च और फर्मेंटेबिलिटी भी लगभग 22-23% आ जाती है। तो ह्यूमन एडेप्टेशन की सपोर्ट होती है, क्योंकि साथ में रोमेनिया पड़ रहा है, तो वो पीएच डिप नहीं होने देता, एसिडोसिस वगैरह से या अमोनिया शॉक से वो बचाता है। तो यूरिया भी इसमें पड़ता है, या एनपीएम, अगर एनपीएन वगैरह आप डालते हैं तो कोई दिक्कत उसमें नहीं आती। इसके साथ साथ फाइबर लगभग 41%, 39 टू 40% होता है, तो रिमन फिल और कटचुइंग सपोर्ट रहती है। कैल्शियम फास्फोरस का रेशो बहुत सेफ रहता है। और फाइनल जो टीएमआर का डीकेड आता है वो -35 टू -65 मिली इक्विवेलेंट आता है, क्योंकि कॉर्न साइलेज हम साथ में दे रहे हैं और उसके अंदर उसका डीकेड नेचुरली हाई होता है, तो उसे काउंटर ये वाला फीड जो मैंने अभी बताया है आपको, ये बहुत अच्छे से करता है। इसी वजह से आपको कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, कुछ कम ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ क्लोरोमेट भी अगर आप डालते हैं, पायरोसेक क्लोरोमेट, पायरोमिन वगैरह भी, तब भी आप मतलब बहुत अच्छा ट्रांजिशन कर सकते हैं। किसी एक फार्मर के यहाँ से भी आज तक कंप्लेंट नहीं आई है क्लोरोमेट की। फिर आता है लैक्टेशन का मतलब टाइम, जब एनिमल भी आ जाता है, काविंग हो जाती है, उसके बाद फिजियोलॉजिकल स्टेट जो है वो निगेटिव एनर्जी बैलेंस में चली जाती है। मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, आप देख सकते हैं। लेकिन जिसे हम निगेटिव एनर्जी बैलेंस कहते हैं, वो मैकेनिस्टिकली अगर हम उसे देखें तो वो कंट्रोल मेटाबॉलिक बरोइंग होती है, कि बॉडी ने पहले ही अपने अंदर जमा कर लिया था, बॉडी का फर्ज है कि वो उसे सप्लाई करे। तो इसकी वजह से क्या होता है, बॉडी के अंदर जो फैट होता है उसमें लाइपोलाइसिस शुरू हो जाती है, उसके टूटने को लाइपोलाइसिस कहते हैं, जिससे नॉन स्ट्रिफाइड फैटी एसिड जो है ब्लड के जरिए से लीवर के अंदर आते हैं। हेपेटिक माइटोकॉन्ड्रियल ऑक्सीडेटिव कैपेसिटी जो होती है, उसकी वजह से
मतलब नेफा में से एनर्जी को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, लेकिन लीवर की एक कैपेसिटी होती है नेफा को हैंडल करने की। तो नेफा जो आते हैं ब्लड के अंदर, ये VLDL एक्सपोर्ट के थ्रू पहुंचते हैं लीवर के अंदर। और अगर VLDL एक्सपोर्ट उसका पूरा ऑक्सीडेशन ना हो पाए, मतलब पूरा जाके उसकी पूरी एनर्जी को ना निकाल पाए लीवर, तो कीटोन बॉडीज नेफा से बनने लगती हैं। और अगर वो कीटोन बॉडीज थोड़ी बहुत तो इस्तेमाल हो जाती हैं बॉडी में, अगर ना इस्तेमाल हो पाए तो वो कीटोसिस की फॉर्म में हमें दिखने लगती हैं। जो कीटोसिस है वो एनिमल के फैट मोबिलाइजेशन से ज़्यादा इस बात पर निर्भर करती है कि लीवर कितना फैट संभालने के लिए की कैपेसिटी रखता है, ह्यूमन से प्रोप्योनेट की सप्लाई कितनी है, जो हम फीड दे रहे हैं वो कितना प्रोप्योनेट सप्लाई कर रहा है, सिस्टेमिक इंसुलिन की क्या रिस्पॉन्सिवनेस है, क्योंकि जो इंसुलिन है ना उसका रेजिस्टेंस एट द टाइम ऑफ कार्विंग हो जाता है, वो नेचुरल है। तो अगर ह्यूमन फर्मेंटेशन अनस्टेबल है, जैसा मतलब आपने बहुत ज़्यादा मतलब ट्रांजिशन में तो ठीक ठाक फीड दिया नहीं, और क्योंकि ये बच्चा हो गया और आपको दूध लेना है तो आप उसे खूब सारा स्टार्च वाला फीड देने लगे, दिया जाता है। अगर ट्रांजिशन से आपने ह्यूमन की देखभाल की और इस एंगल से उसके बारे में सोचा होगा कि भाई आगे ज़्यादा एनर्जी का फीड देना है तो अभी से तैयारी शुरू कर दो ह्यूमन। लेकिन अगर आपने ये नहीं सोचा है तो फिर वो ह्यूमन उसे हैंडल नहीं कर पाता, और जो प्रोपियोनेट फ्लक्स है वो फ्लक्चुएट करने लगता है, ग्लूकोज बनती नहीं है और कीटोन बॉडीज ज़्यादा बनने लगती है, एनिमल कीटोसिस में चली जाती है, मतलब एनर्जी क्राइसिस में एनिमल चला जाता है। और कई बार जाता है और कोई साइन सिग्नल भी नहीं दिखते हैं, मतलब सब क्लिनिकल कीटोसिस जैसे कहते हैं। तो ऐसे में अगर हम एनिमल को 40 से 60 लीटर के लिए पुश करते हैं, तो पार्टीशनिंग जो है, जो पहली साइड में बात की थी न्यूट्रिएंट पार्टीशनिंग, वो एसिमेट्रिक हो जाती है। ठीक है, मेंटेनेंस तो बॉडी का रहता है, एनिमल जिंदा तो रहता है, लेकिन लैक्टेशन एनर्जी की जो डिमांड है वो एक्सपोनेंशियली बढ़ने लगती है, एनिमल दूध देता रहता है। लोग कहते भी हैं कि जी 60-40 लीटर तक गया था, 50 लीटर तक गया था, लेकिन 6-7 दिन वहां रहा, लेकिन फिर उसके बाद डाउन हो गया, अब तो ऊपर जा ही नहीं रहा है। तो एनिमल की जितनी अपनी बॉडी की कैपेसिटी होती है उससे तो वो ऊपर चला जाता है, लेकिन जो एनिमल ह्यूमन की एनर्जी संभालने की कैपेसिटी थी वो हमने डेवलप ही नहीं की उस टाइम में। अगर वो उस टाइम डेवलप कर देते ट्रांजिशन के टाइम में, या अगर हम उसे समझ भी लें और अभी भी ये कोशिश करें कि फीड ऐसा बना दें कि ह्यूमन उस एनर्जी को संभाल पाए, तो फिर हो सकता है एनिमल जंप मार जाए। तो बेसिकली क्या है कि ह्यूमन की जो फिजिकल फिल कॉन्स्ट्रेंट है, माइक्रोबियल प्रोटीन सिंथेसिस सीलिंग है, मतलब एक कैपेसिटी में माइक्रोबियल प्रोटीन बन रहा है, माइक्रोबियल प्रोटीन से ही मिल्क का प्रोटीन बनता है, और उसकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है। अब मान लीजिए आपने अपने यहाँ कोई बड़ा कोई वो लगा लिया इक्विपमेंट इलेक्ट्रिक का, जिसमें 3 फेज सिग्नल चाहिए, और उसे 2 फेज से आप चलाने लगे, तो आपका सर्किट भी उड़ जाएगा और वो शायद मोटर भी ना चले, या जो भी इक्विपमेंट आप चलाना चाहते हैं जिसमें 3 फेज सिग्नल की ज़रूरत है। तो ये जो बॉटलनेक होते हैं इन्हें रियलाइज ज़्यादातर लोग नहीं करते, समझे आप। यही रीज़न है कि जब हम लैक्टेशन के ऊपर आते हैं ना और फॉर्मुलेशन के ऊपर आते हैं, तो कोई एक मास्टर फॉर्मूला काम नहीं करता है। हम ये नहीं कह सकते कि यार ये चीज़ है, ये हमने बना ली है और अब ये काम कर लेगी, ये हर जगह यही काम करेगी। एक जगह एक फार्म पे मैं 2 किलो NPN भी मतलब एनिमल यूज कर जाते हैं और बढ़िया प्रोडक्शन दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। एक फार्म में 500 ग्राम यूरिया भी या NPN भी मतलब प्रॉब्लम कर देता है। तो ये जो चीज़ें हैं ये बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए ये सॉफ्टवेयर, एक्सेल बेस्ड सॉफ्टवेयर मैंने खुद से ही बनाया है। और आप जो भी मतलब मुझे इंफॉर्मेशन देते हैं फार्म की, उसके ज़रिए से एक प्रॉपर रिस्पॉन्स मैं क्रिएट करता हूँ और कोशिश करता हूँ आपको प्रिसाइज आपके फार्म से के हिसाब से एडवाइस दिया जा सके, और यही एडवाइस फिर वो चेंज लेकर भी आती है। अब पहले से ज़्यादा, क्योंकि अब गैस वर्किंग नहीं है, अब तुक्केबाजी में फॉर्मुलेशन नहीं बनते हैं, अब प्रॉपर, क्योंकि हमें भी डेटा मिल गया है। इस डेटा को लगभग 2 साल से मैं तैयार कर रहा हूँ, रिसर्चेस देख के अलग अलग जगहों से, और
जो फार्मर जुड़े हुए हैं, काम कर रहे हैं, उनके इससे डेटा मिलता है रियल टाइम। तो इस वजह से अब ये चीज़ काफ़ी पहले से वर्किंग हो गई है। तो लैक्टेशन फीड में सबसे पहले चीज़ आती है, अगर हमें साइलेज का पता चल जाए कि साइलेज की क्या क्वालिटी है, कम से कम उसके डायमीटर का, और चीज़ें नहीं भी पता चलें तो वो हम मतलब एज्यूम कर लेते हैं, लेकिन अगर डायमीटर पता चल जाता है तो डायमीटर से हम साइलेज के बारे में बहुत सारी जानकारी निकाल सकते हैं। तो जैसे ये वाला साइलेज है, बहुत अच्छा इसका डायमीटर है, 34.9% डायमीटर है। और डायमीटर किस तरीके से निकाला जाता है, मैंने डेयरी की ट्रेनिंग में आपको बताया भी है। डायमीटर के ऊपर पूरे के पूरे चैप्टर्स हैं। प्रिय डेयरी फार्मर्स, अब समय आ गया है कि आप पुराने तौर तरीकों को छोड़कर डेयरी फार्मिंग की मॉडर्न साइंटिफिक प्रैक्टिसेस को सीखिए, जो आपके लिए उन्नति की नई राहें खोलेंगी। डेयरी फार्मिंग पुराने ढर्रों से निकलकर दिन प्रतिदिन तकनीकी रूप से विकसित हो रही है। इसके लिए अली वेटरनरी विजडम आपके लिए लेकर आए हैं एक फुल ऑनलाइन डेयरी फार्मिंग कोर्स, जिसे करके आप बेसिक डेयरी फार्मिंग की जानकारी से लेकर एडवांस आधुनिक तकनीकें भी सीख पाएंगे। इस कोर्स में आप मॉडर्न डेयरी काउ ब्रीड्स के बारे में जानेंगे, डेयरी फार्म और इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांजिशन काउ मैनेजमेंट, काउ न्यूट्रिशन, फीड फॉर्मुलेशन, काफ मैनेजमेंट, हीफर के तैयार करने का तरीका, मस्टाइटिस, डिजीज कंट्रोल आदि। इस कोर्स में नोट्स के साथ 150 से अधिक वीडियो हैं, जिनकी लाइफ टाइम वैलिडिटी है। मतलब सिर्फ एक बार खरीद कर कोर्स आपका, जिसे आप जब चाहें और जितनी बार चाहें देख सकते हैं। इस कोर्स पर डिस्काउंट का लाभ उठाने के लिए गूगल प्ले स्टोर से अब भी हमारे ऐप अली वेटरनरी विजडम को डाउनलोड कीजिए, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। बहुत अच्छे से उसे एक्सप्लेन भी किया है। तो अगर हमें साइलेज अच्छे डायमीटर वाला मिल जाता है तो हमारे काफ़ी प्रॉब्लम पहले ही सॉल्व हो जाती है। तो इसमें डायमीटर लगभग 34.9 है, पीएच इसकी 4.1 है, बिल्कुल एक्सेप्टेबल फर्मेंटेशन है, क्रूड प्रोटीन नॉर्मल है 7.83, डाइजेस्टिबल एनडीएफ डीएनडीएफ जो है वो 25.45 है। तो इतना अच्छा डाइजेस्टिबल एनडीएफ का परसेंटेज है ये कि ये सिर्फ फिल की तरह काम नहीं कर रहा है, एनर्जी भी दे रहा है। और कितनी एनर्जी दे रहा है वो यहाँ पर आप अगर देखेंगे, जो एडजस्टेड एनईएल है वो लगभग 1.41 है। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा टाइप का साइलेज है। तो अगर ऐसा साइलेज है तो हमें कंसंट्रेट में फिर ज़्यादा जोर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ रूमेन की ऑस्मोलैरिटी वगैरह मेंटेन करें, एसिडोसिस ना होने दें, अमोनिया स्पाइक ना जाने दें, बढ़िया एनिमल परफॉर्म करते हैं। और इस साइलेज में पिछले साल एनिमल गए भी हैं 55-60 लीटर तक। तो इसमें पोटेशियम जो है वो लगभग 0.87% है, लो है। इस वजह से हमें सॉफ्ट डिकेट पुश भी चाहिए फॉर्मुलेशन के अंदर। लैक्टिक एसिड बहुत अच्छी इसकी फर्मेंटेशन हुई है और कोई हीटिंग रिस्क भी इसके अंदर नहीं है, इसका टेस्ट वगैरह भी खराब नहीं है और एनिमल इसे खूब चाव से खाता है और खाया भी है, क्योंकि ये मैंने पुराना ही एक आपको वो दिखाया है। तो इस तरीके का अगर आपके पास हैं, आप मेरे साथ शेयर करें। आप नई भी फॉर्मुलेशन बनवाएंगे तो हम सिर्फ साइलेज पर भी डिस्कस कर सकते हैं कि साइलेज क्या है और क्या मतलब इसके कॉम्प्लीमेंट्री हम कंसंट्रेट बना सकते हैं। तो 45 लीटर का अगर लैक्टेटिंग काउ है हमारे पास, ये सिर्फ रेफरेंस के लिए रिक्वायरमेंट्स हैं। कंसंट्रेट बनाने के लिए वो इंग्रेडिएंट यूज होंगे जो स्क्रीन पे लिखे हैं: मक्का, गेहूँ, सोया डीओसी, हाइप्रो, मस्टर्ड डीओसी, कॉटन सीड केक, ग्राउंडनट केक अगर अवेलेबल है। ग्राउंडनट केक में एक बहुत अच्छा अमाइनो एसिड होता है जो कि मिल्क, वो जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनका साइज को बढ़ाता है। ब्लड वेसल का साइज बढ़ता है, बीपी कम होता है, तो एनिमल की मतलब कैपेसिटी, वाइटलिटी बढ़ती है। इस वजह से ऐड करता हूँ, अदरवाइज नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। डीसीपी, लाइमस्टोन पाउडर, एनपीएन जो है नॉर्मल, मोलेसेस, शुगर। शुगर हर जगह नहीं डाली जाती, कुछ जगह यूज होती है। कॉमन सॉल्ट और रोमेनिया, पायरोमिन, ये सब। तो लैक्टेशन और यही फॉर्मूला एक और फार्मर के यहाँ प्रॉपर तरीके से यूज हो रहा है, उसने अच्छा अपने आप परफॉर्म कर लिया, उन्हीं की देखा देखी उनसे फॉर्मूला ले गए, बिना मतलब गाइडेंस के बनाया, बिना प्रोडक्ट्स के बनाया, तो उसने प्रॉब्लम कर दी वहाँ का। खैर, लैक्टेशन जो है उसमें 4.1% के करीब फैट है और एसएनएफ 8.6 के करीब है जो मिल्क प्रोड्यूस हो रहा है, और 45 लीटर ये वाला दूध हो रहा है। तो टीएमआर की जो डे पर डे की फीडिंग है वो कंसंट्रेट की लगभग 10 केजी है।
साइलेज, ये साइलेज 32 kg जा रहा है, 35% ड्राई मैटर वाला। आप सोचिए 32 kg, 35% ड्राई मैटर वाला। और व्हीट स्ट्रॉ 3 kg जा रहा है। तो ये टोटल हम फीडिंग कर रहे हैं। और अगर इसका टीएमआर का हम एनालिसिस करें तो साइलेज है, ह्यूमन सेफ एनर्जी है, कोई बहुत ज़्यादा इसमें एनर्जी स्पाइक्स नहीं है, अमोनिया स्पाइक्स नहीं है। सोया डीओसी, मस्टर्ड डीओसी, आरडीपी बेस बहुत स्ट्रॉन्ग है, हाइप्रो यूडीपी अच्छा है 45 लीटर मिल्क के लिए, एनपीएन कंट्रोल है, ह्यूमन नाइट्रोजन के साथ सिंक कर रहा है वो। स्टार्च अमोनिया शॉक रोमेनिया एब्जॉर्ब कर रहा है। और एक मॉडरेट स्टेबल डीकैड, एक सॉफ्ट डीकैड पुश भी रोमेनिया मेटा की ओर से मिल रही है। और एनर्जी भी स्टेबल एनिमल की बनी हुई है। रिमेन मीथेन कैप्चर, मतलब एनर्जी वेस्ट नहीं हो रही है। और एनर्जी के एस्केप को भी प्रिवेंट किया जा रहा है, मतलब स्टार्च की डाइजेस्टिबिलिटी, फाइबर की डाइजेस्टिबिलिटी भी ह्यूमन के अंदर बढ़ी है पायरोसैक और बायनाइस की वजह से। साथ साथ एसिडोसिस का रिस्क कम है क्योंकि ईएनडीएफ इसमें काफ़ी है। अगर ईएनडीएफ नहीं होता फिर हम बफर को थोड़ा सा मॉडरेट करते हैं। अंधाधुंध बफर डालना फीड के अंदर ये कोई अक्लमंदी नहीं है। बफर ना यूज करके आप ज्यादा एनिमल को हेल्दी रख सकते हैं, बशर्ते अंधाधुंध बफर यूज करने के। मेटाबोलाइजेबल प्रोटीन जो है वो लगभग 2900 से 3100 ग्राम के बीच में है। अब 600 साढ़े 600 किलो का एनिमल है और 45 लीटर दूध दे रहा है और पहले महीने में है ब्यात के बाद, तो उसे कितनी फीड की रिक्वायरमेंट होती है और हमने जो टीएमआर बनाया है वो कितना सप्लाई कर रहा है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए इसकी जो डीएमआई है वो लगभग जो रिक्वायर्ड है एनिमल को ड्राई मैटर इनटेक, वो 22.5 से 24 किलो तक का रिक्वायर्ड है। और सप्लाई कितनी हो रही है हमारे टीएमआर से, लगभग 22.8। तो बिल्कुल एकदम बढ़िया स्टेटस है डीएमआई का। फिर एनईएल आती है, लगभग 1.62 टू 1.66 चाहिए। जो नेट एनर्जी लैक्टेशन है 45 लीटर दूध के लिए, ये 1.64 आ रही है। एनईएल इनटेक कितना होना चाहिए, 37 से 39 मेगा कैलोरी पर डे के हिसाब से, हमारा 37.4 आ रहा है। क्रूड प्रोटीन चाहिए हमें लगभग 16.5 से 17% के बीच में, 16.7 आ रहा है। आरडीपी यूडीपी 60 to 40% चाहिए, हमारे में 58 to 42% है। ईथर एक्सट्रैक्ट 5 से 6 के बीच में होना चाहिए, 5.5% ईथर एक्सट्रैक्ट है। कैल्शियम 0.8 to 0.9, 0.85 कैल्शियम है। फॉस्फोरस इतना चाहिए, इतना 0.42 फॉस्फोरस है। कैल्शियम फॉस्फोरस का रेशो भी हमारा एग्जैक्ट है और डी कैड भी हमारा मतलब 280 के करीब, 300 के करीब है। हालांकि डी कैड शुरुआत में थोड़ा एग्रेसिव चल जाता है क्योंकि उसमें साइलेज में पोटेशियम थोड़ा सा कम है, इस वजह से हम इसे मतलब ठीक मान के चल रहे हैं। और एनिमल के इनटेक में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है इससे, और आई भी नहीं थी जिसका मैं बात बता रहा हूँ। तो 45 लीटर की जो काऊ लैक्टेटिंग काऊ की रिक्वायरमेंट थी, इस मतलब उसका फिर प्रोडक्शन बढ़ता है, 50 लीटर 60 लीटर भी पहुंचता है वो। तो 50 लीटर पे लगभग 34 किलो मेज साइलेज और 13-14 किलो फीड, 2 किलो फीड स्ट्रॉ। हालांकि व्हीट स्ट्रॉ हमने 4.5 किलो तक खिलाया था। तो जब 60 लीटर पे एनिमल पहुंचता है तो 36 किलो मेज साइलेज और 15-16 किलो कंसनट्रेट और 2 किलो के करीब व्हीट स्ट्रॉ। तो 60 लीटर के प्रोडक्शन लेवल के ऊपर सस्टेनेबिलिटी, मतलब एनिमल वहां जाए और वहीं पे रहे, तो वो न्यूट्रिएंट डेंसिटी के ऊपर इतनी डिपेंड नहीं करती है जितना सिस्टम स्टेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करती है। ऐसा नहीं है कि 60 लीटर वाली का फॉर्मूला कोई बहुत स्पेशल फॉर्मूला होता है। स्पेशल इन काउज में ये होता है कि इनटेक रिदम जो है वो कंसिस्टेंट रहे, एक जैसा एनिमल इनटेक करता रहे। वो कब करेगा, जब उसका पेट ठीक रहेगा, उसका रूमेन ठीक रहेगा, उसका लीवर ठीक काम करता रहेगा और जो और बॉडी ऑर्गन्स हैं वो सिंक करेंगे, सिंक्रोनाइज होंगे इन दोनों ऑर्गन्स के साथ। ठीक है, र्यूमन र्यूमन माइक्रोबियल इकोलॉजी प्रिजर्व रहे। आप उल्टा सीधा फीड खिलाएंगे, कभी कुछ चीज़ कम कर देंगे, कुछ आपने देखा आपने से ही सोडा बढ़ा दिया, कुछ एमजीओ दे दिया। अगर ये सब चीज़ें आप नहीं करेंगे और सिस्टम को मतलब समझेंगे, कई बार एनिमल डिप भी करता है, ऊपर नीचे भी जाता है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं होती।
आप किसी मतलब एक्सपर्ट से कंसल्ट करें, उसे बताएं न्यूट्रिशनिस्ट को कि ऐसे ऐसे है, तो वो आपको बिल्कुल सही गाइडेंस देगा। तो जो आप अपने से करते हैं ना बिना सोचे समझे, और ये सोच के कि मैं तो सालों से ही ऐसा कर रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वहाँ पर सिस्टम बिगड़ जाता है। वो जो रिदम चल रहा होता है, वो कंसिस्टेंसी, वो स्टेबिलिटी बिगड़ती है। तो ह्यूमन माइक्रोबियल इकोलॉजी प्रिजर्वेशन होना चाहिए, मतलब ह्यूमन की बैक्टीरिया अच्छे से काम करते रहें, हेपेटिक ऑक्सीडेटिव कैपेसिटी जो है मतलब लीवर काम कर रहा है और ग्लूकोज सप्लाई कर रहा है वो सही रहे, और एंडोक्राइन एडेप्टेशन ठीक हो। तो ये सब चीज़ें रहती हैं तो एनिमल स्टेबल रहता है। उसके लिए प्रोडक्शन करना बड़ी बात नहीं है, उसे मिलता रहेगा न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट्स मिलते रहेंगे, उसे कोई बैंक में थोड़ी जमा करने हैं वो, या वो उसमें से कुछ मतलब काट लेगा। उसकी अपनी मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट है, बाकी वो आपको वापस पलटा के दूध में दे देगा। इम्यूनिटी को भी अपनी ठीक रखेगा, फर्टिलिटी भी सही रहेगी। तो प्रोडक्शन जो कोलैप्स होता है वो इस वजह से नहीं होता है कि न्यूट्रिएंट्स एब्सेंट हैं या न्यूट्रिएंट्स हम कम दे रहे हैं, आप तो ओवर सप्लाई कर देते हैं। जो प्रोडक्शन कोलैप्स होता है, सिस्टम कोलैप्स होता है, वो बायोलॉजिकल कोऑर्डिनेशन फेल होने की वजह से होता है, समझे आप। तो रिक्वायरमेंट और प्रैक्टिकल टीएमआर सप्लाई अगर यहाँ पर हम देखें 50 और 60 लीटर की, तो डीएमआई रिक्वायरमेंट 60 लीटर में लगभग 27 किलो तक चली जाती है, और ये इस टीएमआर में लगभग हम 26.5 किलो एनिमल को दे रहे हैं। और एनईएल रिक्वायरमेंट 1.68 टू 1.72 रहती है, और इस टीएमआर से लगभग 1.7 एनईएल मेगा कैलोरी पर केजी डीएम एनईएल। 60 लीटर के लिए 1.68 टू 1.72 एनईएल की रिक्वायरमेंट होती है, और इस टीएमआर से कितनी जा रही है, लगभग 1.70 के करीब एनईएल हम सप्लाई कर रहे हैं। सीपी की रिक्वायरमेंट, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट 17.5 टू 18% होती है, और इसमें लगभग हमारा 17.8% क्रूड प्रोटीन प्रेजेंट है। तो ये ट्रांजिशन से लेके मैंने बताया आपको। अगर आप प्रॉपर अपने लिए फार्म के लिए मतलब कुछ प्लान कर रहे हैं, तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन आपको देनी पड़ेगी, व्हाट्सएप करें तो पूरी इन्फॉर्मेशन बताएं। साइलेज वगैरह की रिपोर्ट हो तो वो शेयर करें। और साइलेज की रिपोर्ट आप मतलब फॉर्मुलेशन लें या ना लें, साइलेज के ऊपर डिस्कशन तो हम मतलब वैसे कर सकते हैं। आप मुझे व्हाट्सएप कर दें, नंबर लिखा हुआ है अगर आपके पास है, और उस हिसाब से हम देख सकते हैं क्या चीज़ इसमें कम है, क्या ज़्यादा है, और कहाँ पर इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, या कैसा फॉर्मुलेशन बनाया जा सकता है। 60 लीटर प्रोडक्शन लेवल पर जो सस्टेनेबिलिटी होती है वो न्यूट्रिएंट डेंसिटी से ज़्यादा सिस्टम स्टेबिलिटी पर डिपेंड करती है। कोई स्पेशल फार्मूला नहीं बनता है 60 लीटर की काऊ के लिए या 70 लीटर की काऊ के लिए, कुछ उन्हें स्पेशल नहीं दिया जाता है। लेकिन उनका जो सिस्टम होता है उसमें रेजिलियंस कम होती है, वो झटके नहीं बर्दाश्त कर सकता सिस्टम, इस वजह से वो डाउन चला जाता है। अगर हम उस झटकों का मतलब कुछ शॉक एब्जॉर्बर बना लें, कुछ शॉक को कम करें, उस स्टेबिलिटी के ऊपर जो सप्लाई जा रही है भाई ह्यूमन से ही तो जाएगी ना। एक तो उसका इनटेक कंसिस्टेंट रहे, अगर ह्यूमन के अंदर ऑस्मोलैरिटी, उसकी पीएच, उसकी माइक्रोबियल जो इकोसिस्टम है, माइक्रोबियल हेल्थ है, वो ठीक रहेंगी, तो एनिमल इनटेक सही करता रहेगा। अब हम क्या करेंगे, हम तो आपको नंबर दे देंगे ना, इतना ये मिला लो, इतना ये मिला लो, इतना ये मिला लो। तो एनिमल क्या करता है, दूध के लिए तो उसे एनर्जी प्रोटीन ही चाहिए दूध बनाने के लिए, लेकिन जिस जगह पर ये यूटिलाइज होगा लीवर और ह्यूमन के अंदर, वहाँ का एनवायरनमेंट बना के रखना वो हमारी जिम्मेदारी होती है। ठीक है। तो उसी से फिर ये पहलू निकल के आता है कि लीवर अपनी पूरी ऑक्सीडेटिव कैपेसिटी पे काम करे, मतलब पूरा सप्लाई करता रहे न्यूट्रिएंट्स को, और एंडोक्राइन एडेप्टेशन फिर साथ साथ हो जाए। जब न्यूट्रिएंट प्रॉपर होंगे तो इन चीज़ों में भी दिक्कत नहीं आती, फिर फर्टिलिटी, एनिमल की इम्यूनिटी सब बनी रहती है। तो प्रोडक्शन अगर कोलैप्स करता है तो वो न्यूट्रिएंट्स की एब्सेंस की वजह से नहीं करता कि हम न्यूट्रिएंट्स नहीं दे रहे हैं। हम तो इवन फार्मर और ज़्यादा ओवर फीडिंग कर देते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों की कम करते हैं और कुछ चीज़ों की ज़्यादा कर देते हैं। कुछ चीज़ों पे ध्यान ही नहीं देते, जैसे न्यूट्रिशन पार्टीशनिंग की मैंने बात की। तो प्रोडक्शन कोलैप्स करता है बायोलॉजिकल कोऑर्डिनेशन के फेलियर की वजह से, कि वो बायोलॉजिकल कोऑर्डिनेशन एनिमल ने नहीं किया, ना कि हम फीड गलत दे रहे हैं उसे। वो उसका बैलेंस गलत होता है अक्सर, और जब वो बैलेंस गलत होता है तो वो सिस्टम में फिर साफ झलकता है। तो यही चीज़
मतलब डिस्कस की जाती है और बार बार यही की जाएगी। डेयरी न्यूट्रिशन में ऐसा नहीं है कि बहुत सारे कोई टॉपिक हो, कुल मिला के जो सेंट्रल टॉपिक है वो इसी के अराउंड घूमता है। इसी वजह से इसका एक कंटेंट बनाया, हालांकि उसमें जो चीज़ें हैं वो छोटी लिखी हुई हैं क्योंकि इतना ज़्यादा कंटेंट एक पेज में आना मुश्किल था, तो वो एक पेज में काफ़ी कंसाइज सा हो गया। लेकिन मोटा मोटा लोग, अगर मैं बहुत बड़ा बना के 3-4 पेज का भी बना देता, पढ़ने वाले तो मतलब उसमें भी नहीं पढ़ते, जिन्हें नहीं पढ़ना है वो उसमें भी नहीं पढ़ते, और पढ़ने वाले इसमें भी पढ़ लेंगे। हाँ, तो उसी को एक्सप्लेन करने के लिए वीडियो बनाई है। तो कोर मैसेज यही है कि ट्रांजिशन मैनेजमेंट जो एक्सटेंड करता है वो हाई लैक्टेशन तक करता है। ऑब्जेक्ट फीड सप्लाई को मैक्सिमाइज करना नहीं है, बल्कि फिजियोलॉजिकल एनवायरनमेंट को मेंटेन करना है, और न्यूट्रिशन पार्टीशनिंग को समझें हम, और उसी से फिर एनिमल आगे अच्छा परफॉर्म करता है। तो मिलते हैं फिर पीडीएफ में, और ये तो खैर वीडियो चलती रहेगी तो बाद के लिए भी ये रहेगा, लेकिन ओवरऑल बात यही है जो यहाँ पर बताई गई। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बेहतर पशुओं के चयन के चलते डेयरी पशुओं में दूध उत्पादन की आनुवंशिक क्षमता लगातार बढ़ रही है। बायोइन्फॉर्मेटिक्स विज्ञान और मॉलिक्यूलर सिलेक्शन मार्कर पहचान के उपयोग से इस उत्तम पशुओं की चयन प्रक्रिया को और तेज किया जा रहा है, जो आनुवंशिक सुधार की अभूतपूर्व गति को दर्शाता है। इस बढ़े हुए दूध उत्पादन को बनाए रखने के लिए पशुओं को उच्च पोषण स्तर की जरूरत होती है, जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व सही अनुपात में शामिल होने चाहिए। लेकिन अफसोस की बात है कि कई किसान पशु पोषण के तेजी से विकसित हो रहे विज्ञान के बारे में नहीं जानते, जिससे फीड बनाने में गलतियां होती हैं। अच्छे से अच्छा पोषण देने की कोशिशों के बावजूद किसान अक्सर अपने पशुओं की पोषण संबंधी जरूरतों को ठीक से नहीं समझ पाते, जिसके चलते उनके पशुओं को संतुलित आहार नहीं मिल पाता। IMN पायरोफोस डेयरी किसानों की पोषण संबंधी प्रोटोकॉल का ऑडिट करके और उनके डेयरी पशुओं की जरूरतों के अनुसार उपयुक्त फीडिंग प्रोटोकॉल तैयार करके उनकी मदद करता है। हम कम से कम प्रोडक्ट के उपयोग को प्राथमिकता देते हैं और पशु के दूध उत्पादन के चरण के आधार पर केवल आवश्यक पोषक तत्वों की सिफारिश करते हैं। हमारा काम तब शुरू होता है जब पशु बछड़े के जन्म के आसपास ट्रांजिशन चरण में प्रवेश करते हैं। यह वो समय होता है जब पशुओं को संतुलित पोषक तत्वों की सबसे अधिक आवश्यकता होती है, ताकि वह ठीक से और बिना बीमार हुए दूध उत्पादन वाले चरण में प्रवेश कर सके। बछड़े के जन्म की तारीख से अपेक्षाकृत 3 हफ्ते पहले हम नेगेटिव डीकैड प्रभाव को बनाने और जरूरी कैल्शियम जुटाने के लिए एक ट्रांजिशन फीड कार्यक्रम शुरू करते हैं, जो बछड़े के पैदा होने तक दिया जाता है। इस ट्रांजिशन फीड का आधार होता है हमारा सर्वोत्तम उत्पाद क्लोरोमेट। इसके बाद बछड़े के जन्म के दिन कैल्सीगेन का घोल पशु को बछड़ा पैदा होने के तुरंत बाद पिलाया जाता है। यह घोल पशु के खोए हुए इलेक्ट्रोलाइट्स, खनिजों और ऊर्जा की भरपाई करता है, जिससे बछड़े के जन्म की प्रक्रिया सुचारू होती है और इससे पशु तुरंत फीड खाना शुरू कर देता है। ब्याने के बाद जब पशु कैल्सीगेन का घोल पी लेता है तो पहले दिन से ही हमारा खास तौर पर तैयार किया गया लैक्टेशन फीड दिया जाता है, जिसे रुमेनिया, पायरोसैक और पायरोमिन के साथ संतुलित करके तैयार किया जाता है। इस फीड को पशु बड़े चाव से खाता है। पहले 7 से 10 दिनों में पशु को 2 चुनौतियों का सामना करना होता है, एक हाइपोकैल्सीमिया और दूसरा कीटोसिस। इन्हें रोकने के लिए हम मेटाक्योर और कीटोफेंड का उपयोग करते हैं, जो अधिकतम दूध उत्पादन हासिल करने के लिए और बनाए रखने के लिए जरूरी होते हैं। हमारे फार्मूलेशन से बनाया गया लैक्टेशन फीड पशु के ड्राई मैटर इनटेक में कमी नहीं आने देता। इस पोषण और प्रबंधन के चलते एक बार पशु ट्रांजिशन के इन 42 दिनों के फेर से ठीक से निकल जाता है तो आगे दिक्कत नहीं आती। इसके बाद तो फार्मर को सिर्फ हमारा फॉर्मुलेट किया हुआ पशु आहार देना होता है और दूध लेना होता है। इन प्रोटोकॉल्स और प्रोडक्ट्स की एक खास श्रृंखला के जरिए आपके जानवर स्वस्थ और उत्पादक बने रहते हैं, जिससे बीमारी का खतरा कम होता है। कई किसानों के साथ हमारे संबंधों ने हमें यह सिखाया है कि डेयरी पशुओं के प्रबंधन के लिए अलग अलग फार्म के हिसाब से अलग अलग तरीके अपनाने की जरूरत होती है।
जिसमें कच्चे माल की उपलब्धता और पशुओं की उत्पादन क्षमता जैसे पहलुओं पर ध्यान दिया जाता है। हमारे प्रोटोकॉल का पालन करके और चरण विशिष्ट उत्पादों का इस्तेमाल करके हम उत्पादन में कम से कम 15 से 35% सुधार कर सकते हैं और कुल खर्चों में कमी सुनिश्चित कर सकते हैं। IMN पायरोफोस किसानों को बेहतरीन पशु स्वास्थ्य और उत्पादकता के लिए जरूरी ज्ञान और उपकरणों से लैस करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा समग्र दृष्टिकोण पोषण संबंधी जरूरतों, पर्यावरणीय कारकों और डेयरी परिणामों को प्रभावित करने वाली प्रबंधन प्रथाओं पर ध्यान केंद्रित करता है। हम किसानों को डेयरी विज्ञान और पोषण में नवीनतम प्रगति से अपडेट रखने के लिए कार्यशालाएं और प्रशिक्षण सत्र आयोजित करते हैं। हमारा लक्ष्य एक ऐसा समुदाय बनाना है जहां किसान अपने अनुभव साझा कर सकें और एक दूसरे से सीख सकें, ताकि हम एक टिकाऊ भविष्य की दिशा में बढ़ सकें जहां पशु और किसान दोनों ही समृद्ध बन सकें। IMN पायरोफोस को चुनकर आप अपनी सफलता और अपने डेयरी पशुओं के कल्याण के लिए एक प्रतिबद्ध साथी का चयन कर रहे हैं। हम डेयरी किसानों को पशु पोषण संबंधी सलाह और प्रजनन समस्याओं से जुड़े मुद्दों के लिए तकनीकी सलाह भी देते हैं। यदि आप अपना फीड बनाकर अपनी फार्मिंग को आर्थिक रूप से और अधिक लाभकारी बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे उच्च क्वालिटी के फीड प्रीमिक्स से खुद का फीड बनाएं और उत्पादकता में वृद्धि करें। अधिक जानकारी और उत्पाद की उपलब्धता के लिए कृपया हमारी वेबसाइट www.imnpyrophos.in पर जाएं या 9871584101 पर व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करें।